ईद कुर्बान, ईद एसार आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब अस्सलामु अलैकुम। आप सब जो लाहौर रंग देख रहे हैं, लाहौर रंग की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ईद की ट्रांसमिशन हो और हमारे साथ प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गेस्ट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी दाईं जानिब भी बहुत खूबसूरत गेस्ट बैठे हैं और बाईं जानिब भी बहुत खूबसूरत गेस्ट तशरीफ फरमा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाईं जानिब से। हमारी बाईं जानिब से वन एंड ओनली हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर रंग न्यू न्यूज़ मियां नवीद तशरीफ रखते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो आपको और आपकी टीम को भी ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। उनके साथ साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर महानूर, जो अपनी मिसाल आप हैं। जिस तरह उनका खूबसूरत नाम है, इसी तरह उनका खूबसूरत काम भी है और लोगों को खूबसूरत बनाने का काम भी ये करती हैं। जनाब का ताल्लुक जो है वो स्किन एस्थेटिक से है, स्किन एस्थेटिक सर्जन है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। जनाब अब चलते हैं अपनी दाईं जानिब वाले गेस्ट की जानिब। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर ज़ीशान, जो कि DMS हैं सर्विसेज हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी और आपकी टीम को भी बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। उसके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे आमिर नफीस साहब, जो कि लाहौर रंग के अंदर जो हैं वो कंट्रोलर न्यूज़ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको, आपकी पूरी टीम को, हमारी इस पूरी टीम को, लाहौर रंग को, सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। थैंक यू सो मच जनाब। अब हम जनाब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन का आगाज। सबसे पहले मियाँ साहब से पूछ लेते हैं कि ईद जो है वो कैसे गुजारते हैं। वैसे तो ये बहुत टिपिकल सवाल है, मैं पूछना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है ना कि आप ईद कैसे गुजारते हैं। ये सवाल तो हर ईद पे पूछा जाता है हर दफ़ा। तो ईद जो है वो दफ्तर में गुजारते हैं जी, चूँकि ज़िम्मेदारी है एज ए ब्यूरो चीफ दोनों चैनल्स को देखना, उसकी पूरी टीम को देखना। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक फैमिली है और इस फैमिली में ईद गुजारते हैं। हमेशा की तरह ये ईद भी बहुत अच्छी है और एज़ यूजुअल जो है वो हमारे जो बड़े चेयरमैन साहब वो भी चक्कर लगाते हैं और बाकी सारे दोस्त इकट्ठे मिलकर जो है वो अच्छा वक्त गुजरता है। तो ओवरऑल ये बड़ा ज़बरदस्त है इस इदारे में। और अब तो कई साल हो चुके हैं, तकरीबन 14 से 15 साल, तो सारी ईदें यहाँ पे गुजरती हैं और अच्छी गुजरती हैं। अच्छी गुजरती। वैसे भी 8 से 10 घंटे जब आप एक चैनल में या एक जगह पे दे रहे हैं तो वहाँ पे एक और फैमिली बन जाती है। उस फैमिली के साथ ईद गुजारने का मज़ा ही और होता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। 8 से 10 से ज़्यादा कर लें, थोड़ा सा 14 से 15 भी कर लें, और क्योंकि घर जाके सिर्फ सोना है तो सारा दिन फिर इधर ही होता है। तो अब तो इतने साल हो चुके हैं, इतने तल्लुकात डेवलप हो चुके हैं दोस्तों के साथ, यहाँ पर जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ इतने रवाबत हैं, तो उससे जो है वो बड़ा मज़ा आता है। मैं समझता हूँ कि ये बचपन की ईद की तरह ये दफ्तर के अंदर ईद भी एक बड़ी आला और बड़ी मिसाल है, आला और मिसाली होती है। ज़बरदस्त। आमिर नफीस साहब की जानिब आऊँगी। आमिर नफीस साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, न्यूज़ कंट्रोल करते करते ईद भी आपकी कंट्रोल हो जाती है यहाँ पे, क्या समझते हैं और आपकी ईद कैसे गुजरती है? असल में जब आप किसी मीडिया हाउस में किसी अहम जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो ये आपकी सारी खुशियाँ और मुस्कुराहटें बांटने का जो अमल है ना, ये भी बढ़ जाता है। ईद की खुशियाँ, हम ईद की खुशियाँ अपनी इस फैमिली के साथ मना रहे हैं। जैसे मियां नवीद साहब ने बात की, तो इस पर मैं थोड़ा सा एडअप करूँगा। ऑन माय पार्ट आई पर्सनली फील कि ये जो हमारी टीम है ये हमारी फर्स्ट फैमिली बन चुकी है। हमसे अनाउंस करें या ना करें, घर से ज़्यादा वक्त हम यहाँ गुजारते हैं, इनके दुख सुख ज़्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं। ऑडियंस हमारी सेकंड फैमिली बन जाती है इसी के पराये में, क्योंकि हमने उनको इंटरटेन करना है, उनको इन्फॉर्म रखना है, उन तक मालूमात पहुंचानी है। जैसे कि आज इस वक्त हमारे साथ 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं और ये बताएंगे भी कि ईद पे क्या करना है क्या नहीं करना, बसियार खोरी से किस तक बचना है, और अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए मानू साहबा कुछ ना कुछ एडवाइस करेंगी। और हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे पास जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है इनको बाकायदा फ़िल्टर करके बेहतरीन अंदाज में ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए अपने नाजरीन तक पहुँचाना। ज़बरदस्त। आमिर नफीस साहब ने बहुत अच्छी जो है वो बात की है। मैं रुक करती हूँ डॉक्टर ज़ीशान साहब का। डॉक्टर ज़ीशान साहब से पूछते हैं वो ईद अपनी किस तरह गुजारते हैं बीइंग अ डॉक्टर। डॉक्टर की ईद तो आपको पता है पेशेंट में ही गुजरती है। जिस तरह हॉस्पिटल में ईद आती है, ईद कुर्बान हो या रमज़ान शरीफ के बाद जो ईद आती है, तो इसमें सबसे बड़ी जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं उनका जो जज्बा होता है वो अपने पेशेंट के लिए, वो इस चीज़ को नहीं देखते कि मेरी ड्यूटी जो है लग गई है ईद पे और मैंने अब घर जाना है और ईद सेलिब्रेट करनी है।
تو اگر ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے ہاسپٹل میں تو وہ اس کو خوشی سے فیل کرتے ہیں اور ڈیوٹی کرنا پسند کرتے ہیں. زبردست. اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب عید آتی ہے تو تب ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہہ کر اپنی ڈیوٹی لگوا رہے ہوتے ہیں عید والے دن. عید والے دن کہہ کے تو نہیں اس طرح کچھ ویسے, لیکن یہ ہے کہ روسٹر جب بنتا ہے تو کچھ لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے, جس کی لگ جاتی ہے وہ شور نہیں ڈالتے. ہاں لیکن لگ جاتی ہے تو شور نہیں ڈالتے اور اس پہ ہنگامہ کریٹ نہیں کرتے, تو اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. خوشی سے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر مانور کی جانب بڑھتے ہیں جنہوں نے ہماری اسکین کو جو ہے وہ اور انہانس کرنا ہوتا ہے, خوبصورت بنانا ہوتا ہے, دلکش بنانا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ خوبصورت نظر آنا جو ہے ہر کسی کا جو ہے وہ بنیادی حق ہے. آپ جو ہے اب تک کتنے لوگوں کو جو ہے وہ خوبصورت بنا چکی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ نہیں, ان سے پہلے ایک سوال, سوری آپ کی بات کاٹے, یہ بھی پوچھیں کہ ان کی اپنی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ ہاں جی, سب سے پہلے میرا خیال ہے یہی سوال کر لیتے ہیں, اس کے بعد عید والی بات. بالکل یہی سوال کر لیتے ہیں. میاں صاحب میرے کلینک بھی جب آئیں تو وہ یہی مجھ سے پوچھتے ہیں, ہمیشہ میرا وہی جواب ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کافی کیا. میں کبھی اچھا ویسے جتنے بھی اسکن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی اسکن اتنی پیاری کیوں ہوتی ہے؟ شاید پیاری ہوتی ہے, وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ اسکن کے ڈاکٹر بن جائے. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں ڈرما میں جاؤ گی, ڈرما میں جاؤ گی, وہ زیادہ کیئر کرتے ہیں. ہاں جی, نہیں اس وجہ سے نہیں, مجھے تو کبھی اپنا آپ کو ایکسٹرا آرڈنری نہیں لگا. اور لوگوں کو زیادہ خوبصورت بنانے کی بات ہے, مجھے ہر انسان ہی خوبصورت لگتا ہے. ہاں ہم لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ان کے فیچرز, ان کے کمپلیکشن. ہر انسان خوبصورت لگتا تو پھر ہم آپ کے پاس کیوں آئے؟ کیونکہ انسان خود اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ لاجک نہیں ہے. کیوں نہیں, ہر انسان آپ کو خوبصورت لگتا ہے, کوئی خوبصورت بننے کے لیے اگر آپ کے پاس آتا ہے تو ہم خوبصورت نہیں کسی کو کر سکتے, ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ایز پر موڈیفیکیشن سے انسان کی جو صلاحیتیں ہیں, خوبصورتی جو ہے وہ نکل کر سامنے آتی ہے. جیسے لوگ اینٹی ایجنگ کو بہت پریفر کرتے ہیں, اپنا اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس کرانے. اور عید پہلے تو جیسے ڈاکٹر صاحب ڈی ایم ایس ہیں, اسی طرح ہماری بھی روٹاز ہوتے تھے ہاؤس جاب کے اندر, یا اس کے بعد ڈاکٹرز ہاسپٹل میں جب میں کام کرتی تھی یا اس طرح سے, تو آئی واز ڈوئنگ سرجری سارا دن عید والے دن. اور اب میری پہلی عید ہے شادی کے بعد, تو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے. بہت مبارک ہو. پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوں گے. تو ابھی پہلی عید تھی, نہیں ان کے میاں کا جوڑ بھی تو گیا نا دل. ہاں یہ بھی ہے, ایک کا جوڑا پتہ نہیں کتنوں کے ٹوٹے ہیں. وہ تو جس کی قسمت ہے جی. ہاں جی, تو میاں صاحب میرے بہت سویٹ ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ اچھا پہلی دفعہ عید گھر پہ گزر رہی ہے اور اچھا لگا, اور اس کے بعد ادھر آ گئے. زبردست. آپ نے اینٹی ایجنگ کی بات کی ہے, اینٹی ایجنگ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ جب آپ ایک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ کتنا آپ کو پیچھے لے جاتا ہے؟ ڈپینڈس کہ آپ اپنا بجٹ کا سیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے. دوسرا یہ کہ بجٹ کی لمٹ نہیں ہے, آپ اینٹی ایجنگ کی ٹائپ کون سی چوز کرتے ہیں. آپ خود ڈاکٹر کو بتاتے ہیں میں نے 20 سال پیچھے جانا ہے, میں نے 10 سال پیچھے جانا ہے, 15 سال. تو میری نظر میں تو جو ایک ٹریٹمنٹ ہے آل اینڈ آل بوٹاکس. یعنی کہ جتنے لوگوں کو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں, آپ کی شادی کی عمر نکل رہی ہے, وہ پریشان نہ ہوں, وہ آپ کے کلینک پہ آ جائیں اور آپ کی کلینک پہ جا کر اپنی ایج جو ہے وہ ریورس کروا سکتے ہیں. رائٹ, بالکل ایسے ہے. ہم نے سارا یہ عید سے پہلے یہی ٹریٹمنٹس چلتے رہے ہیں. زیادہ تر لوگ عید پہ بلکہ انویزو پروسیجر کرا لیتے ہیں کہ کہیں باہر نہیں جانا, گھر پہ گوشت بانٹنا ہے بڑی عید پہ, تو ہم انویزو پروسیجر کرا لیں, ماسک پہن لیں گے. تو بوٹاکس, فلرز یہ بڑے کامن ہے عید سے پہلے کرانا. تو ہوتا ہے اینٹی ایجنگ انسٹنٹلی. بوٹاکس آپ کو 15 دن میں 15 سال پیچھے لے جاتا ہے, فلر آپ کو 15 منٹ میں. اب بوٹاکس پہ میں بات کروں گی, اس سے پہلے میں نفیس صاحب کی جانب بڑھوں گی. عامر نفیس صاحب, سر عید جو ہے آپ یہاں پہ آ گئے ہیں, قربانی کی عید ہے, قربانی جا کر کریں گے یا آپ نے اگلے دن لے کے جانی ہے؟ قربانی تو اصل میں صبح کسائی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ گھر والوں کے ذمہ لگا دیا تھا کسائی آئے گا تو وہ عید قربان کی جو ایک فرضیت ہے جو سنت ادا کر دی جائے. اور اس کے بعد یہاں آ گئے ہیں, عید کی نماز پڑھی, جہاں آگے قربانی کا جہاں تعلق ہے وہ کسائی کے ساتھ مشروط ہے. وہ کسائی کے ساتھ لیکن جو کسائی ہے وہ بھی موسمی ملا آپ کو یا پروفیشنل مل گیا؟ ملا تو خاندانی ہے, لیکن برکتیں خاندانی ہو تو وہ بات کی بات ہے. آج کل وہ بھی ہے نا جو ایک پروفیشنل ہے,
कसाई और एक मौसमी जो एक दिन में कसाई बन जाता है। हाँ, अच्छा ऐसे ही है, ऐसे ही है। मौसमी और प्रोफेशनल कसाई की जो ना 2 टाइप्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मौसमी वो हैं जिनको लगता है कि जब आप ईद कुर्बान वाले दिन जो है 3 दिन दिहाड़ियाँ लगाते हैं तो आप 3 दिनों के अंदर अच्छे खासे अमीर हो जाते हैं, उसके बाद नारायण का गान निकल जाए। और जो प्रोफेशनल है वो बेचारे जो है वो हाथों पे हाथ रखते तो नहीं ज़्यादा बैठते, लेकिन यह है कि उनके पास उनकी जो गोश्त बनाने की सलाहियत है और जो इस तरीके से वो बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छा और प्रोफेशनल भी लगता है। जब आप प्रेजेंट करते हैं पकाकर तो लग रहा होता है कि अच्छी और प्यारी बोटी जो है वो बनी हुई है। आमिर साहब, वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में बहुत ज़्यादा चूसी नहीं हूँ, कुछ भी अच्छा बनाओ खाया जाता है, शर्त अच्छा बनना है। ईद वाले दिन बताया कि ईद वाले दिन घर में हमारा शुरू से एक है कि ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, छोटी ईद पे घर से मुंह मीठा करके निकलना है और बाकी जो पहला पकवान है वो भी तैयार होता है। लेकिन जैसे अभी मियाँ साहब ने बात की थी कि हमारे लिए ज़्यादातर ईद की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो ऑफिस में होती हैं और ये अब देख लें कि इस वक्त एक ब्यूरो चीफ और एक कंट्रोलर अगर ऑफिस में बैठ के अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, 2 डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और इसका मकसद भी यही है कि हम अपनी इस फैमिली की सपोर्ट के साथ जो हमें देख रहे हैं उनको बताएं कि आपने ईद कैसे गुजारनी है। हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं। आपकी इस ईद पर पुरअमन रखने के लिए आपकी हर डिपार्टमेंट, हर सेगमेंट ऑफ लाइफ जो है वो सब अपनी जगह पे नबर्दा आजमा है, काम कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, लोगों तक अच्छी बातें पहुंचानी है। आपने बात की ना काम की, आप और मियाँ साहब जो है वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, कभी क्लैशेस नहीं हुए? नहीं, असल में हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, इट्स आइडियल कॉम्बिनेशन व्हेन यू बोथ पीपल आर डिवोटेड, डेडिकेटेड एंड पैशनेटेड, तो फिर आपका विनिंग कॉम्बिनेशन होता है। हमने कभी ये कोशिश ही नहीं की ये जानने की कि क्या ठीक है। कभी आपको मियाँ साहब की कोई बात बुरी लगी हो, कोई भी बात कोई बुरी लगी हो, कोई टेक उनकी बुरी लगी? मियाँ साहब की मैं यहाँ पे एक बात दोबारा कह दूँ कि कौन ठीक है वाली बहस में हम कभी नहीं पढ़ते। हम दोनों ने मिलके, हमारे प्रोजेक्ट हेड है हमायूं सलीम साहब, उनके साथ बैठते हैं, हमारी डेली मीटिंग होती है। हमें हमारे जो चेयरमैन हैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उनकी तरफ से एक ही चीज़ सिखाई गई है, 1 फॉर ऑल फॉर 1। हम सब टीम जो है एक होकर इस अदारे के लिए काम करते हैं और इस अदारे का एक ही मकसद है कि हमें जो देख रहा है हम उन तक जो पहुंचा रहे हैं वो उनकी सोशल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में उनको एजुकेट करे, उनको हेल्प करे और वो इससे मोटिवेट हो, मायूसी नहीं। हमने पाकिस्तान के मुस्बत पहलू को सामने रखना लोगों के। इस ईद पर भी हमारा यही पैगाम है कि नई बात मीडिया नेटवर्क जो है वो एक ख्वाब था जिसकी ताबीर थी ये जहां आज हम बैठे हुए हैं और 13-14 साल का जो ये सफर है उसमें मियां नवीसा पहले दिन से साथ असल में आमन नवीसा साहब ये हमें जो ईद वाले दिन लड़ाना चाहती है। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ऐसा होगा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। देखें, हमारा जो सबसे अच्छी बात है ना, हमारी सबसे अच्छी बात, हमने कभी किसी को कभी एक दूसरे को ये नहीं कहा कि आप ये गलत है मैं ये गलत हूँ। हमने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, बेहतर हमने कैसे लाना, खा वो रिपोर्टर को खा वो न्यूज़ रूम हो, हमारा सिर्फ विजन है कि हमने बेहतरी कैसे लानी है और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, तो ये हमारा काम है। जबरदस्त, आप तो जाती बात ही नहीं है, तय करते हैं, ऑब्वियस बात है। अच्छा, वैसे मेरे चारों गेस्ट से ना शिकवा है, आप चारों ऐसे ही आ गए यार, कोई मिठाई, कोई अच्छी स्वीट डिश लेकर आनी चाहिए। तो आप मेजबान हैं, आपके इधर ऐसे आ गए। नहीं, मेहमानों को भी तो चाहिए ना, मेहमान तहफ़ लेकर भी आते हैं। मेहमानों को आपने बुलाया, कुछ स्वीट डिश, कोई मीठा। अच्छा मियां साहब, आपने तो मतलब बात ही खत्म कर दी ना, आप मुफ्त में मेल मुहैया कर रही हैं। लेकिन देखे ना, मैं मेजबान हूँ, आपको जो है प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह जो है आपकी मेजबानी की जाएगी। आपने तो पानी तक मेहमान होता है ना, ईद वाले दिन ये पानी पी लिया, ये हमारे सुपीरियर का अपना पानी है, अच्छा पानी है। अच्छा पानी है। अच्छा मेरी बात सुने, मेरा वैसे आपसे शिकवा है, लेकिन ईदी तो दे दें आप। शिकवा ना कर, गिला ना कर, ईदी आपको दे दूंगा। ईदी कितनी देगी? ऑन स्क्रीन दे दें आप। ईदी देखें जी, ईदी जो है वो अगले से पूछी नहीं जाती, वो अपनी खुशी से जो दे। क्यों डॉक्टर मानू? मैंने डॉक्टर मानू से भी ईदी, सारे मेरे वोटर हैं। नहीं, मैंने सुना है कि आपसे जो है निकलवाना बहुत मुश्किल है। नहीं, मैं तो बहुत सुकून। आप अगर भाग गए फिर? नहीं, ऐसा नामुमकिन है। आमिर साहब, आप ईदी देंगे मुझे? जी यकीनन, ईद और ईदी लाजमो मलजूम है और ईदी जो होती है ना, जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली हमारे बच्चों की तरह, और ये एक टोकन ऑफ लव होता है, ये आपके जज्बात का इजहार होता है बच्चों के साथ, और वो बच्चे अपनी अपनी मंशा के मुताबिक, अपने शौक के मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये बड़ी ईद है, चटपटी ईद है, इस पर ईदी का रुझान उस तरह से नहीं होता पकवान के साथ। मैंने तो ईदी लेनी है। आज के डॉक्टर ज़ीशान साहब ने फौरन सेकंड किया आपकी बात को कि अब एंकर साहिबा मेरे पे ना आ जाए कि मुझे ईद चाहिए।
نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عیدی کی بجائے زیادہ گوشت پہ توجہ. گوشت ہم گھر جا کے بھی کھا لیں گے, عیدی سے میں نے آپ سے نہیں گوشت پہ توجہ تب دیں گے جب یہ دونوں ڈاکٹرز ہمیں الاؤ کریں گے کتنا. دیکھیں شدید گرمی ہے اور شدید گرمی میں مٹن کھانا پتہ نہیں کتنا بہتر ہے, آپ بتا دیں. اب ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ ویسے پیاری بہت زیادہ لگ رہی ہیں, آج تو زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہیں. آپ نے اپنے میاں کی بات کی کہ آپ کے میاں بہت زیادہ سویٹ ہیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ان کو میں عید ہے نا, وہ آپ ان کو گھر چھوڑ کے آئیں. ان کو اچھی عید دیں آج. نہیں اچھی عید, وہ روزانہ عید ہی ہے, جب اخلاقیات سے عید ہوتی ہے. میرے میاں کے اخلاقیات بہت اچھے ہیں. نئی شادی ہے نا, اسی لیے ایسا لگ رہا ہے. آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا, انگور کٹھے لگیں گے. اصل میں نا میں آپ کو بتاؤں, ان کو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, ماشاءاللہ ان کا اپنا کلینک ہے, ان کے پاس تو پرسہ بھی بڑا پڑا. اللہ تعالیٰ نا ان کو اور بھی زیادہ دے. اور ان کی جو آف دا اسکرین ہم بات کر رہے تھے نا, ان کی اخلاقیات, ان کی جو محسن انسانیت کے طرز پہ یہ نکلی ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بھی بہت زیادہ دیتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے جو ہسبینڈ صاحب ہیں, جو آپ کے حبی ہیں, ان کے لیے کیا گانا چاہیں گی؟ گانا میں نے بعد میں کرتے رہیں گے نا, ابھی جو ہے مار کے مجھے پنجابی میں دو سنا بھی دیں گے کہ تم نے گایا کر, چل چپ کر. لیکن آج ابھی آپ اس وقت یہاں پہ ہیں اور جو ہے ان کو سننے کا موقع ملے گا, آپ سنائیں نا ذرا. آپ مجھ سے جون سی مرضی قسم لے لیں, مجھے گانا نہیں گانا. چلے 2 لائنیں ویسے بول دیں, گنگنائے نہیں, گنگنائے نہیں. مجھے پرومس نہیں. کون سے گانے زیادہ پسند ہیں؟ پنجابی, بیس بوسٹر, سدھو موسے والا. اچھا چلے کوئی شعر سنا دیں. شعر اچھا چلے پوئم سنا دیں, ٹوینکل ٹوینکل. وہ مجھے پھر بھی آ سکتی ہے. نہیں آپ نے شعر سنا ہے. شعر تو یہ سنا دیں گے. شعر اس دن میں خواجہ فرید کا شعر ایک پڑھ رہی تھی, ان کا پہلا مصرع کا مفہوم ہی سمجھ آیا. اتنی اتنی اردو نہیں سمجھ. آمن نفیس صاحب کی اردو بہت اچھی ہے, شاعر کو ٹرانسلیٹ کر دیں آپ پڑھیں. آپ ذرا شعر سنائیں. پہلے والا تھا کہ عجیب کمال دنیا ہے فرید کہ روٹی انسان کو کھا جاتی ہے. روٹی بندہ کھا جاتی ہے. روٹی بندہ کھا جاتی ہے. آمن نفیس صاحب اس کی تشریح کر دیں اور آپ بھی جو ہے وہ شعر سنا دیں, اس کے بعد ہم نے جانا ہے. اصل میں یہ پنجابی کا ہے, بابا فرید صاحب کا جتنا بھی کلام ہے پنجابی میں ہے. تو کی جانے یار فریدہ, تو کی جانے یار فریدہ, روٹی بندہ کھا جاتی ہے. جناب اسی خوبصورت شعر کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی ٹرن سے ہی اپنی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. عید قربان, اثار کے رنگ. ابھی ہمیں بہت ہی پیارے گیسٹ نے جوائن کیا ہے. وقاص غوری صاحب ہیں مہمان خاص, ان کا پروگرام ہے جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ گاہے بگاہے دیکھ رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم وقاص غوری. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی خیر مبارک. کیسی عید گزر رہی ہے آپ کی؟ عید ایز یوزول ہمیشہ کی طرح آفس میں, اور جس طرح عامر نفیس صاحب ابھی بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ قربانی کی ذمہ داری جو ہے وہ چھوٹے بھائی پہ ڈال دی ہے. اب وہ جانے کسائی جانے, ہم ادھر آ گئے ہیں آپ کے پاس, یہ پروگرام کریں گے, اس کے بعد ڈیوٹی کریں گے. کسائی بھی ادھر نہ آ جائے تھوڑے پیچھے. اچھا ویسے قربانی کی گوشت میں زیادہ کیا پسند ہے, مطلب ڈش کون سی پسند ہے؟ میں ویسے آپ کو پرسنلی بتاؤں, میں ویجیٹیرین ہوں, اور اتنا زیادہ لگتا نہیں آپ کو دیکھ کے. جتنی آپ ملک گھومتے ہیں, جتنی آپ جم کر رہے ہوتے ہیں, لگتا نہیں ہے آپ جو ہے وہ. نہیں, آپ جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ میاں صاحب کا سیرا ہے. وہ ہم جو اس ملک میں گھوم کے ابھی عید سے پہلے آئے ہیں, تو ادھر بھی ہم نے ویسے ویجیٹیرین ہی خوراک رکھی ہے. اچھا ویسے آپ کو چکن کیوں نہیں پسند؟ چکن یا مٹن یا بیف کیوں نہیں پسند؟ نارمل کوانٹٹی میں پسند ہے. وہ نہیں ہے کہ عید پہ آپ مطلب پلیٹیں جیسے لوگ کھائی جائیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ دیکھیں جی, مٹن بڑی اچھی ڈش ہے اور میں تو شوق سے کھاتا ہوں, لیکن کھایا نہیں جاتا, شدید گرمی ہے نا آج کل, اور اس کی بھی ایک کوانٹٹی ہونی چاہیے. کوانٹٹی ایک ہونی چاہیے. اسی میں کھائیں, ویسے شروع سے نہیں کھاتا. مطلب کیوں نہیں کھاتے نا, سوال ہے. مجھے تو بچپن میں یہ بھی لگتا تھا شاید میں اندر سے تھوڑا ہندو ہوں, میں گوشت نہیں کھاتا تھا, لیکن پھر وہ شکل سے ویسے لگتے نہیں ہے, لیکن شاید. اچھا خیر, ڈاکٹر صاحبہ کی جانب آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ بات کر رہے تھے آپ کے میاں صاحب کی, شعر تو آپ نے سنایا ہی سنایا. میاں صاحب کا نام پوچھ لینا. اچھا آپ کے میاں صاحب کا نام کیا ہے؟ میاں بابر.
میاں بابر صاحب کو ہمارے چینل کی توسط سے میرے ہم برادری لگ رہے، میں میاں نوید ہوں. اچھا میاں صاحب پھر تو خوب جمے گی. اچھا شکر کریں میاں صاحب نہیں ہیں وہ. یہ بتائیے کہ آپ کی جو شادی ہے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور کتنی خوبصورت گزرتی ہے؟ لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے؟ کمپلیٹلی ارینج میرج ہے. اینڈ پھر بھی اتنا پیار؟ نہیں وہ پھر نکاح کے بعد ہو جاتا ہے. اچھا پہلے آپ کا نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد رخصتی ہوئی تھی؟ رخصتی میں کتنا ڈیوریشن؟ 1 سال کا. پھر تو پیار ہونا ہی ہونا تھی. ہاں جی انہوں نے 1 سال کا وقفہ ہی ڈالا اس لیے کہ لاب ہو جائے. نہیں وہ ہے ہی اچھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے بس ویسے ہی. ان سے پوچھے نا ہنی مون کے لیے کدھر گئی ہیں؟ پوچھتے ہیں ابھی ٹائم نہیں مل سکا. اللہ اچھا دیکھیں میاں صاحب یہ پیسے کمائی جا رہی ہے، پیسے کمائی جا رہی ہے. یہ نہیں مطلب 1 سال ہو گیا نکاح کو، اس کے بعد 1 سال بعد رخصتی ہوئی، ابھی تک نہیں گئی آپ؟ ابھی شادی کو مہینہ ہوا ہے نا رخصتی کو، جانا چاہیے نا. ابھی ویسے ہی ایک دن میرے میاں صاحب نے بڑے اسپونٹینیس ہے. میں ایک دن سو کے اٹھنے کا بستہ چاک، میں نے کہا کیا کرنا، کہتے ویسے ہی بیگ پرس. میں نے صرف پرس پہنا اور نیکسٹ اسٹاپ جا کے سیری پاش اور گران پہ لگا. تو وہاں وہ ہنی مون نہیں تھا، ہی ڈزنٹ لیبل اٹ ایز ہنی مون، وہ کہتے ویسے ہی پھرنے گئے تھے. ابھی جائیں گے لیٹر آن جب ٹائم. آپ پنجابی فیملی سے؟ آپ پنجابی فیملی سے؟ پنجابی میں کوئی جگت سنا دیں. پنجابی میں جگت میں تو جو بولتی سارے ہنستے رہتے ہیں، حالانکہ میں سیریس بول رہی ہوں. میاں کے ساتھ کوئی اچھی سی میموری شیئر کرتے ہیں؟ اچھی سی میموری اب آپ کہیں گی ساری میموریز بہت اچھی ہیں، سب سے زیادہ اچھی ہو؟ سب سے زیادہ اچھی میں نا تھوڑی ہائپر طبیعت ہے میری، تو مجھے لگتی نہیں آپ. بس لک نیور جج اے بک بائی دی کور. بیچارے نوں پہلے دن کھچ کھچ دیتا ڈال. پہلے بھی نہیں لگ رہا، وہ کلاس ہو گئی. اچھا آپ ان میں سے تو نہیں ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیرا بعد چ ویکھیا جائے گا، ویکھاں گے بڑا کٹیچے گا تیرا بندہ تیرے تو؟ ہاں یہ ہر بندہ میرے بارے میں کہتا تھا، کیونکہ میں شروع سے بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی. تو پھر جب میری شادی ہونی تھی ہر بندے نے کہنا کہ یار پتہ چلے گا. اور پھر میاں بابر آف فیصل آباد ہے. ویسے یہ اسٹک والی جو بات ہے آپ اپنے میاں صاحب کو پیغام دے رہی ہیں، ویسے تھیں آپ؟ میں صبح شام ناشتہ بھی خود بنا کے دیتی ہوں. میں نے کبھی پانی کا گلاس ڈاکٹر اور وہ ناشتہ خود بنا کے دے یہ تو ایگزامپل ہے. اور وہ بھی 3 ناشتے کہ سنگل ناشتہ انہیں پسند نہیں ہے. جب میرا رشتہ ہونا تھا، مطلب میرے فادر کے بیسٹ فرینڈ کے بیٹے ہیں، تو اب سب کو پتہ تھا میں نے کبھی شاید پانی بھی نہیں خود ہل کے پیا ہوگا. تو جب میرا نکاح ہوا نا پہلے مہینے میرے ڈیڈ اکثر اکاڑا ہوتے ہیں، وہ واپس آئے تو میں نا فرینچ ٹوسٹ بنا رہی، تو مجھے آگ نہیں چلانی آتی تھی، تو میں ایسے چلاتی تھی اور چھلانگ مار دیتی تھی. تو میرے فادر نے کہا تم کیا کری، تم کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا بابر نے آنا ہے، میں نے ناشتہ بنانا ہے. اور تب سے میرا مذاق بنا ہوا ہے کہ یہ دیکھو میں نے پھر ناشتہ. میوں کے لیے ویسے ہی لڑکیوں کے پاس ٹائم نکل آتا ہے کہ اچھی اچھی ڈش جو ہے وہ بنا کر کھلانی ہے. ہماری مائیں بھی اور بڑے بھی یہی کہتے ہیں نا کہ یہ نیچرل ہے. فیمنزم اچھی چیز ہے، مگر جو آپ کی فیمائن بیوٹی ہے نا وہ ہونی چاہیے. آئی تھنک سو یو شوڈ اپریشیٹ یور ہسبینڈ. مین کو اپریسیشن چاہیے. زبردست. میاں صاحب آپ بھی کبھی ناشتہ واشتہ بنا کے کھلاتے ہیں یا وہی بیچاری کھلاتی ہیں آپ کو؟ نہیں مجھے تو بنانا ہی نہیں آتا. بنانا ہی نہیں آتا؟ گالی موگی نہ مینوں چاہ بنانی ہوندی، یعنی کہ آپ کو چھاپے مارنے آتے ہیں؟ مجھے تو بس بنا بنایا مل جاتا ہے الحمدللہ. اور وہ آپ سیر ہو کر کھاتے ہیں. لیکن عید والے دن آج میں اپنے ڈبے میں ڈال کے کھیر لے آتا ہوں ساتھ. میں سب دسو نا تو چھاپے مارنے آندے نے؟ ہاں جی. تو جعلی ڈاکٹر پڑھنے نہیں آندے نے؟ بالکل یہی کام آ رہے ہیں. بقا صاحب آپ بنا کر کھلاتے ہیں بھابھی کو یا نہیں کھلاتے؟ نہیں ایسا کبھی اتفاق ہوا نہیں، بنانا آتا بھی نہیں. اور اندازہ لگے آپ ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے اتفاق کبھی نہیں ہوا؟ نہیں وہ کبھی کوشش انڈا وغیرہ کوئی ابال لیتے ہیں بس. کیسے محبت میں آپ کا دل ہو کہ اینیورسری ہے یا ان کی برتھ ڈے ہے یا گھر کے اندر ماحول اچھا بنا ہوا ہے، کبھی آپ نے بنا کر کھلایا؟ آج کل تو آن لائن کھانے وغیرہ آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے یہی اس گرمی میں وائف کو بھی یہ گفٹ ہے کہ آپ آن لائن منگوائیں، وہ بھی کچن. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ خاتون 1-2 گھنٹے سے زیادہ کچن میں جائے. میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، آج کل اتنی سہولیات ہیں، فوڈ پانڈا ہے، آپ کھانا منگوائیں سارے گھر والے کھائیں اور آپ کا خرچ بھی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. فرق نہیں پڑتا. ایسی سارا دن اتنی 44-45 ڈگری میں اتنی ہیٹ میں چولہے کے سامنے گھر گرہستی کرنا اور یہ کھانے بنانا، میں تو اس کے حق میں نہیں. چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہو آپ بنائیں. عامر صاحب کے چہرے کے اوپر بڑی عجیب سی ہنسی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کبھی بنا کر کھلایا؟ نہیں میں ڈاکٹر معروف صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو مشرق کی روایات ہے نا ان میں یہ تربیت دی جاتی ہے تمام بیٹیوں کو کہ آپ جتنے مرضی ناز نخروں سے پلی ہیں
آپ نے شوہر کے گھر جا کے اطاعت فرما برداری کے ساتھ اپنے خاندان کا تعارف کرانا ہے، اور یہ ایک بہت اچھی روایت ہے، اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے، لیکن آپ نے کبھی ناشتہ بنا کر کبھی کھانا بنا کر دیا ہو؟ محسوس ہوئی کبھی ضرورت نہیں، بیچاری آپ پہ لگی لگی رہتی کے بنانا پڑتا ہے، بیچاری اپنے لگے لگے رہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات جیسے کہ وقاص صاحب بات کر رہے تھے کہ 45-46 ڈگری جو ہے باہر ہوتا ہے، گھر کے اندر کچن میں تو زیادہ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، آپ جو ہے وہ کیا کہیں گی؟ جو ہے وہ اسکن جو ہے وہ جل جاتی ہے، اسکن ٹین ہو جاتی ہے، کیا کہیں گی آپ کہ جو ہے وہ ابھی جو عید کے دنوں میں لوگ کھانا بنا رہے ہیں ان کو کیا جو ہے وہ سجیسٹ کریں گے آپ؟ سن بلاک یوز کریں، اور مہمانوں کو اتنا اوور ٹو ڈو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہمانوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، بکرا کتا ہے مہمانوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اتنا پریشرائز نہیں جا کے کسی کے گھر کرنا کہ 6 ڈشز ہونی چاہیے، بس ٹھیک ہے کیپ اٹ سمپل۔ نہیں، پھر آپ لکھ کے لگا دیں کہ مہمانوں کا آنا منع ہے، تاکہ مجھے میرے گھر سے نکال دیں۔ مجھے لگتا ہے وقاص صاحب، میاں صاحب، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں عید پہ نا آج ابھی پروگرام کے بعد مہنور کے گھر جانا چاہیے۔ میرے گھر، میرے اپنے پیرنٹس کے گھر بھی، میرے پیرنٹس کے گھر بھی بہت زیادہ ویلکمنگ تھا کیونکہ ہم چودھری ہیں، اور میرے جو سسرال ہے وہاں پہ بھی اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے۔ کھیر بنائی ہے آپ؟ کھیر کا تو ایک بڑا مزیدار واقعہ میاں صاحب، فیوریٹ ہے نا میری، آپ کی فیوریٹ؟ بس ٹھیک ہے، آج کھیر بنائی نہیں آپ نے؟ میں نہیں کچھ بناتی، میں تو صرف میرے میاں کے لیے وہ ناشتہ بناتی۔ چلے واقعہ سنا دیں آپ۔ اچھا، جو میاں کے لیے بنائی ہے نا وہ ذرا آج سائڈ پہ رکھ دیں، میاں کو رہنے دیں۔ میاں کے لیے میں نے کیا اچھا، پروگرام کو شروع ہوئے کتنی دیر ہوگی اور مانور صاحبہ جو ہیں وہ ازل سے لے کر اب تک جو اپنے میاں کی تعریفیں کی جا رہی، کیا خوش نصیب آدمی۔ وہ واقعہ رہ گیا ان کا، وہ واقعہ۔ اچھا، واقعہ سناتے ہیں آپ۔ واقعہ اتنا مزیدار، وہ میرا نہیں، میری ساس کا ہے۔ اصل میں میرے نانا ابو کیوٹ ہے آپ۔ میرے نانا ابو نے بتایا تھا نا کہ اپنے رزق پہ اس سے کر لیں، تو ہماری بھی نہیں سنتی، تو اس نے کیا کچھ کرنا ہے، گھر گھرستی نہیں اس کو کچھ پتا۔ میرے ساتھ ساتھ سے میں اکلوتی بہو ہوں تو دے آر obsessed with me، وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو میری ابھی وہ دعوتیں چل رہی ہیں آج کل، مہینہ تو ہوا ہے، تو ہم دعوت پہ بیٹھے ہوئے تو میری خالہ، ساس اور ہر بندے نے کہا مانور کی میٹھا پکوائی کی رسم کب ہوگی؟ میری ساس نے ان کو، آپ کے تو سر کے اوپر جو وہ 2 من گندم گر گئی ہوگی۔ انہیں فوڈ پانڈا بولنا نہیں آتا، مجھے تو کسی کا جرات ہی نہیں کچھ پوچھا، میرے ساس سسر آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس سے کسی نے ڈائریکٹ اب لگ رہا ہے بڑی بروب عورت ہے۔ تو آگے میری ساس نے کہا کہ she doesn't know how to talk، فوڈ پانڈا نہیں کہنا آتا، تو کہتی ہے پانڈا فوڈ آ کے اپنی کہ she doesn't know how to talk، فوڈ پانڈا نہیں کہنا آتا، تو کہتی ہے پانڈا فوڈ آ کے اپنی مرضی کی چیز کر لینا، اس کو کچھ نہیں آتا جس نے جو میٹھا کھانا ہے۔ It's all like that۔ میں ہمیشہ سے اپنے گھر میں بھی ایسے، وہاں پہ بھی they let me work۔ میں ابھی تک، اب دیکھیں میری شادی کو آج مہینہ پورا ہوا ہے، تو میں نے صرف 3 days آف چلو آج کیک کاٹتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، آپ کا کیک کاٹتے ہیں، آپ کے گھر جا کر مہینہ، سوری مہینہ۔ اچھا، ایک مہینے میں کوئی ایسی ڈش بنائی ہو آپ نے یا کوئی ایسا کام گھر کا کیا ہو میں آپ کو پراؤڈ ہو یار میں نے کام کیا شادی کے بعد؟ میں دودھ سوڈا بنایا۔ میرے خیال آپ ان سے بھی کچھ کتنے لوگوں کا بنایا ہے؟ 2 بندوں کا۔ وہ بھی آپ کے گیسٹ ہیں۔ یہ جو سیڈیو والی ڈسکشن ہے نا، آپ نمبر لے لیں، بعد میں پوچھتی رہنا۔ وقاص صاحب آپ بتائیں کہ جو ہے کھانے میں تو آپ نے بتایا کہ آپ ویجیٹیرین ہیں، اس کے علاوہ عید پہ کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ عید پہ دیکھیں آفس میں، اس کے بعد دوستوں کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں گے، اور پھر اگلے دن گھر میں جو ہیں وہ مہمان آئیں گے، سارے سسٹرز وغیرہ، بھائی رشتہ دار جو ہیں وہ آئیں گے، پھر ان کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، اور اگر 1-2 دن مل گئے تو پھر ادھر بھی کہیں گھوم لیں گے۔ زبردست، بہت اچھی بات ہے۔ میں نے آپ پہلے آنے والے مہمانوں سے بھی کہا تھا کہ عید شید کا کیا سین ہے، عیدی دینے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں مجھے؟ عیدی 5000 دیں گے آپ کو عیدی۔ زبردست، یہ آن اسکرین آپ نے کہہ دیا ہے، انہوں نے 5000 عید دی، وہ تو آپ نے کہا ہے نا، میاں صاحب نے کہا ہے۔ لیکن عیدی دے دیں گے، کوئی بات نہیں، عیدی دینی بھی چاہیے، ویسے بھی کیا اصل میں میاں صاحب کے پاس کرنسی باکو کی ہے نا، آپ روپیز میں مانگ رہے ہیں، باکو کی کرنسی ہے، لیکن میرے پاس $1 پڑا ہوا ہے، اگر آپ کو چاہیے تو نہیں آپ وہی دے دیں، آپ کی تو بڑی بات۔ $1 تو کم ہے، 284 روپے بنتا۔ کوئی نہیں، پھر بھی آپ نے عیدی دے دیں، جو مرضی دے دیں۔ خیر مجھے بتائیں باکو کا کوئی مزیدار کوئی واقعہ؟ باکو کا مزیدار واقعہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ویدر بہت اچھا ہے جی، اور اس کے علاوہ یورپ سٹائل ہے سارا، اور خوبصورتی بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ خواتین بہت خوبصورت ہیں ان کی۔ یہ سننا چاہتے ہیں؟ یہ تو خیر کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ بہت اچھا رہا؟ بہت اچھا رہا جی، باکو پہ فرسٹ ٹائم میں گیا ہوں، اور لیکن مجھے جو ہے وہ اس سے پہلے میں 3 دفعہ ٹرکی گیا ہوں، لیکن مجھے لگا کہ ترکی سے زیادہ، استنبول سے زیادہ باکو
आज़रबाईजान ज़्यादा खूबसूरत है। बाकू फिर के आके ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿस्तानी। अच्छा, आप दोनों गए हुए थे, आप वकास साहब को कोई वाकया सुना दे, उसके बाद मियाँ साहब का कोई वाकया सुनते हैं वकास साहब आपसे। ऐसा तो कोई वाकया ऐसा नहीं पेश आया, लेकिन ये है कि कोई वाकया इसका क्या है कि जनाब वकास साहब का ये है कि ये बाकू जाके ना बाकू ये दुबई भी हम गए हैं, तो जनाब बंदा जाता तो वहाँ सैर के लिए ना कि चलो जल्दी, लेकिन ये जनाब को 12 बजे तक सोए रहते थे। मैंने कहा उठो भाई यार बाहर चलिए, कोई देखिए सौ नहीं आए हो। ये एक है इनकी बात। अच्छा वकास साहब आपको इसमें मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगा, क्योंकि मियाँ नवीस साहब को भी एक बहुत अरसा है, कोई 1.5 दहाई का ताल्लुक इनसे है, और इनके जनरेशन, इनके वालिद साहब मेरे उस्ताद में से हैं, इनके चचा दोस्तों में से हैं, तो बहुत अच्छी तरह इनको मैं जानता हूँ। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज की शख्सियत है। मियाँ साहब बहुत ज़्यादा लाइवली हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, गौरी साहब बहुत संजीदा शख्सियत है। ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये यकीनन एंजॉय किया इन्होंने अपने अंदाज में, तो इसलिए इन्होंने मौका नहीं दिया होगा मियाँ साहब को कोई वाकया नोट करें। ये भी है, लेकिन वकास साहब बताएं कोई वाकया बाकू में। अगर जैसा मियाँ साहब ने बताया तो उसका वेदर जो है ना वो अभी तक रेंज से नहीं जा रहा। जी जी। और इतनी अच्छी वहाँ पे जो हवा चलती है ठंडी, और उधर इतनी तेज हवा के बावजूद मिट्टी नहीं उड़ती। आज़रबाईजान वाले को कोई पैसे फाड़ के ले आने थे प्रोग्राम के बाद। दूसरा जो उधर वाकया एक हमने जो फेस किया वो यही है कि है खूबसूरती उधर, लेकिन स्कैम बहुत ज्यादा है। तो हमने जब वो उधर जो बोल्ट चलती है वहाँ पे, वो उसको हमने बुक करवाया। आपके साथ कोई स्कैम हुआ है? हाँ, वो हाँ जी हुआ है हमारे साथ। उधर ही वो 10 मनात जो उनकी करेंसी है उसने वो चेंज करके 20 कर दी, तो वो डॉलर के करीब ही है वो भी। तो बस उसके बाद फिर हम बड़ी एहतियात ही करते हैं। उन्होंने वो हुआ ये ना कि हमें साथ स्कैम हो गया। हमें किसी ने बताया ये था कि हम, बल्कि हम देख के गए थे सारा कुछ, तो हमने जाते ही जो एयरपोर्ट के ऊपर उतर के सबसे पहले सिम ली, फिर उनकी वो ऐप डाउनलोड की, तो ज़ाहिर हमने लोकेशन लगा दी, और लोकेशन लगाने के बाद जब वो गाड़ी आई हम बैठे हैं, तो हम ज़ाहिर है वो एक नई जगह पे आए हैं, आप भी हो कोई भी हो, एक तजस्सुस होता है देखने का ये कैसे लोग हैं, एरिया कैसा है, तो वो उसमें उस तरफ लग गया, हमने देखा ही नहीं, तो उसने कोई लोकेशन में चेंज कर दी। वो घुमाता रहा, एक ऐसी जगह पर ले गया जो वीरान सी थी। मैंने कहा ये क्या कहते हैं, ये आपकी लोकेशन है। मैं कहा जी माफ़ी दे दो। गौरी साहब ने मैं कहा जी माफ़ी मांग रही है, कितने आ गए। अच्छा, फ्यूचर में बाकू में जाकर कुछ छापा मारने का इरादा रखते हैं? नहीं जी बिल्कुल, बाकू में क्या मैं छापा मारूंगा। देखिए मैं तो सिर्फ अपने नाज़रीन को यही बताना चाहता हूँ कि एक खूबसूरत सिटी है, आपको भी मैं यही बताना चाहता हूँ, जरा जाएँ ज़रूर, लेकिन ये इस तरह के जो स्कैम है उनसे ज़रा बचने। और मियाँ साहब ने, मैं ऐड करूँ, मियाँ साहब ने बड़े खूबसूरत व्लॉग्स किए हैं बाकू के ऊपर और दुबई के सफर मैंने नाज़रीन कहा है आपको, हसन साहब आप भी देख लें, ये पैसे वैसे पकड़ कर लाए हैं आज़रबाईजान से, बाकू से आकर यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं प्रॉपर, ताकि जो नए जाने वाले हैं वो कम से कम जो व्लॉग किए ना उसे पैसे आएंगे। हाँ, उससे पैसे आएंगे, फिर उससे आप मुझे डॉलर्स आएंगे। अच्छा आमिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, डिजिटल मीडिया आप क्या समझते हैं, डिजिटल मीडिया जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हावी हो रहा है? देखिए हर चीज़ का एक दौर होता है। जब अब अर्ली फेज़ में आते हैं, अखबारात का दौर था, बहुत बड़े बड़े अखबारात थे, उसको आहिस्ता आहिस्ता आपके चैनल्स ने टेक ओवर किया। उसके बाद चैनल्स के बाद सैटेलाइट चैनल्स के बाद आपका सोशल मीडिया का दौर आया। सोशल मीडिया को एक बूम मिला और अभी तक स्टिल मिल रहा है। उसके बाद अब जो नया आने वाला दौर है वो यकीनन डिजिटल मीडिया का है। नफ्सा नफ्सी का दौर है, लोगों के पास टाइम कम है, दे वांट टू गेट मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन मिनिमम टाइम। अब किसी को इतना टाइम नहीं होता कि वो पाबंद होकर बैठे कि रात 9 बजे का बुलेटिन देखना है, 9 बजे के सारे दिन की अहम खबरें हैं। डिजिटल में आपको एक्सेस ईजी है, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी है, अभी कहीं पे कोई हैपनिंग होती है और विद इन सेकेंड्स आपको ट्विटर इंस्टा पे आपको उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम लोग जितना बहसीयत इंसान आराम परस्त होते जा रहे हैं ना, इसी तरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के एतबार से भी हम लोग बहुत मिनिमम टाइम में मुस्तफीद होना चाहते हैं। तो आने वाला दौर डिजिटल मीडिया का है और इसको पॉजिटिवली लेकर चलना चाहिए। इट्स ए हेल्दी साइन, इसमें हे एंड से पे नहीं जाना चाहिए, इसकी ऑथेंटिसिटी को देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने जर्नलिस्टिक पैरामीटर्स पे रहते हुए, जिस चीज़ को आप सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना। दौर डिजिटल मीडिया का है, इसको मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें, लोगों तक पैगाम पहुँचाए। आज लाहौर रंग के प्लेटफॉर्म से भी मैं यही कहूँगा कि लाहौर रंग की स्क्रीन पर चलने वाली कोई भी चीज़, कोई भी पैगाम, कोई भी बात जब नाज़रीन तक पहुंचती है तो वो शायद उसकी ऑडियंस का चंक बहुत महदूद होता है। मियां नवीस साहब का अगर कोई प्रोग्राम था या वकास गौरी साहब का कोई प्रोग्राम का कोई क्लिप था, वो शायद 10 लाख लोगों ने देखा या 20 लाख लोगों ने देखा, लेकिन जब वो डिजिटल मीडिया का हिस्सा बना तो 1 घंटे में 1 करोड़ लोगों ने देखा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी एक्सेस ज़्यादा है, उसकी नेटवर्किंग ज़्यादा है, उसकी वायरल होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और लोगों को जो है अवेयरनेस भी उसी तरह ज़्यादा आती है। अच्छा, इच्छो की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम जो है वो रूटीन से हटकर बातें कर रहे होते हैं, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी स्वीट सी बातें कर रहे होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का।
का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। ईद कुर्बान एसार के रंग में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मियाँ साहब हैं, वकास गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर महानूर बड़ी प्यारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं आमिर साहब भी। इनसे डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा, क्या बड़ी ईद पे यानी कि जो ईद उल अज़हा है इस पर भी लोग आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि फ़लाँ ट्रीटमेंट कर दें, फ़लाँ ट्रीटमेंट कर दें ताकि खूबसूरती जो है मज़ीद निखर कर सामने आए? बिल्कुल ऐसे है। अब बड़ी ईद का मौका है, ख़वातीन को पता है उन्होंने किचन में काम करना है, हीट है, गर्मी है, अभी तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं कि फेस को जो है ना वो इस तरह की डीप क्लेंजिंग हो जाए। तो ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट चला है आजकल में, एक हॉलीवुड फेशियल है हमारा बड़ा स्पेशल, वो हमने आप लोगों की एंकर का भी ऑन एयर किया था। हॉलीवुड फेशियल कार्बन लगा के, मुझे नाम नहीं याद, कार्बन लगा के तो साथ में पीको लेजर से हिट करते हैं, उससे ब्राइटनिंग भी आती है और स्किन के पोर्स भी क्लोज होते हैं, ऑयल कंट्रोल होता है। ये सारी कुकिंग का जो सेशन है उसमें स्किन डैमेज नहीं होगी। हाइड्रोफेशियल्स और इटालियन पील्स, केमिकल पील्स, ये सब कुछ चला है और बड़ा अच्छा उसके रिजल्ट सभी यानी कि जिस तरह ईद उल फितर पे आपके पास रश होता है उसी तरह ईद उल अज़हा पे भी रश होता है। ऐसे ईद तो ईद है, ईद तो ईद है। लेडीज ने तैयार होना है, चाहे किचन पे जाना है चाहे कुछ करना है, तैयार तो होना ही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आपने ड्रेस माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पहना हुआ है। आप शॉपिंग की अगर बात की जाए तो आप शॉपिंग कितनी पसंद करती हैं? मैं शायद बहुत अरसे से शॉपिंग मॉल ही नहीं गई, वक्त नहीं मिल सकता। अक्सर डिजाइनर शॉपिंग करते हैं जिन? नहीं, मेरी सिस्टर या वालदा, या अक्सर कपड़े तो मेरे ज़्यादा टाइम आप क्लिनिक में देती हैं ताकि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं आप? मेरी वहाँ प्रेजेंस जरूरी है, चाहे मैं इनका पर्स चेक करें माशाल्लाह भरा पड़ा है पैसा। आप उनके पर्स के पीछे पड़ गए जिन्ना तुसी कह देते ना पैसे भरे होए आजकल तो वैसे बकरे चोरी हो रहे हैं, किते पर्स ही चोरी ना हो जाए। अल्लाह ना करे। मगर बात यह है कि अक्सर ब्रांड्स के डिजाइनर के मैनेजर्स मेरे पेशेंट होते हैं, तो बस दे नो आपको वहीं से आ जाते हैं वो खुद ही देखिए इनको सिक्योरिटी दें। लाइव प्रोग्राम में कह दिया कि पर्स बड़ा पड़ा है, इनको सिक्योरिटी की जरूरत है। नहीं जी, डॉक्टर साहब के जो पैसे हैं वो कार्ड में होते हैं, वो कार्ड अपने साथ कैरी नहीं करती। इससे ज्यादा सिक्योरिटी और क्या दे सकते हैं? मैं कैश वाकई नहीं कैरी करती। कैश का तो दौर ही खत्म हो गया। कैश का दौर खत्म हो गया, डिजिटल करेंसी। अब तो वैसे कार्ड भी नहीं रखे जाते, आपके फोन में ही वो ऐप होती है और आप जो वो जाकर टैप लिंक, तो इससे बस कपड़े उन लोगों को पता होता है जो साइजेस हैं वो आ जाते हैं खुद ही। मेरी शादी की शॉपिंग करने भी मैं एक दिन नहीं गई। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। वो दुनिया की वाहिद खातून होंगी जो शादी की शॉपिंग करने भी नहीं गई। मैंने बारात वाले दिन भी सुबह सर्जरी की है। ऐसी ही बीवी चाहिए होती है हर शोहर को, कहते हैं हमारे खर्चे कम करवाए। अच्छा मियां साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी, हिंट्स दूंगी उन नाम के बारे में। आपने बताना है कि आपको सबसे पहले जो उनका नाम सुनकर या उनको देखकर आपके जहन में क्या आता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज। मरियम नवाज कुछ ज़हन में नहीं आता। एलिगेंट खातून है, खूबसूरत है, उनकी ड्रेसिंग सेंस है, a lot of things। अच्छे शूज पहनती है मानूर साहब का भी। ये तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं क्योंकि आप नहीं, इसके अलावा एक्टिव नज़र आ रही हैं। एक्टिव नज़र आ रही हैं, लाइट से रहते हुए। अज़मा बुखारी। मैं समझता हूँ कि आप शायद इससे मेरी बात के साथ इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ खुश अखलाक लेडी हैं। खुश अखलाक लेडी हैं। और इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब, वो थोड़ा सा संजीदा। और नवाज शरीफ संजीदा। शहबाज शरीफ बिल्कुल सेम। हमजा शहबाज सेम। वकास साहब आपसे यही पूछूंगी, आपको जो जहन में सबसे पहले के अलावा कुछ पूछ लें, मैं बीट भी करता हूं ना, मैं दोबारा भी जाना होते दोबारा जाना है। हाँ। अच्छा ये बताएं कि आपको नाम जो है, मैं नाम बोलूंगी, आपने बताना है कि आपको जहन में सबसे पहले इमेज क्या आता है। मरियम नवाज से बात कर लेते हैं। मरियम नवाज, उनका डॉक्टर बहुत अच्छा है। उनका डॉक्टर बहुत अच्छा है। स्किन वाले की बात कर रहे हैं ना आप? जो भी है, दुबई वाले की, इधर नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छा है। डॉक्टर बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी। उनको शादी कर लेनी चाहिए, ताकि कंफ्यूजन दूर हो। इमरान खान खामोशी अच्छे लगते हैं जेल में। मियां नवीद सब छाए हुए हैं। डॉक्टर मानूर ने एक ट्रीटमेंट की है, दोबारा जाने में। आप मुफ्त ट्रीटमेंट करवा गए? मुफ्त में? हसन
हसन एनर्जेटिक, ज़बरदस्त, ये तो लग भी रहा है। इसके अलावा हमारी एक और सियासी पार्टी के बंदे हैं, उनका नाम है जनाब आपकी वन एंड ओनली फेवरेट उस्मा बुखारी। उस्मा बुखारी बेहतरीन खातून है और हमेशा जब भी मैंने उन्हें कोई भी उनसे बात की है या कोई उन्हें काम का है या कुछ भी, वो हमेशा ही उन्होंने आगे बढ़ के जो है वो साथ दिया। हुमायूं सलीम साहब लवली। अच्छा आमिर साहब आपकी जानिब बाकी अफसरों के भी ले लें फिर रहते एक का लेके मुझे ना नहीं, बाकी 2-4 और अफसर इतने ही पे इत्तफा करते हैं। आमिर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चौधरी अब्दुर्रहमान जर्नलिज्म में, मीडिया इंडस्ट्री में उनसे ज़्यादा विजनरी आदमी मैंने नहीं देखा 34 साल में, कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ। खान साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। हाँ। बाबर आजम जज्बाती प्लेयर है। नसीम, उसको थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और शाहीन शाह अफरीदी। क्रिकेट में मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि शाहीन अफरीदी को भी अभी मज़ीद इम्प्रूव करना है। हसन वड़ाइच वेरी एनर्जेटिक, कमिटेड, पैशनेटेड टाइप ऑफ पर्सन। डॉक्टर साहबा की जानिब आते हैं। डॉक्टर साहब आपको सियासत से कोई रग़बत हासिल है या नहीं है? इतना नहीं जानती। आपके स्किन के एक दो डॉक्टर्स हैं जिनके नाम मुझे आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर हारून नबी, पायनियर्स ऑफ एस्थेटिक। डॉक्टर गजाला भट्ट, नहीं जानती। मरियम नवाज वाकई डॉक्टर अच्छा है, वाकई डॉक्टर है। और खान साहब लीडर। क्रिकेटर्स पसंद है आपको? क्रिकेटर्स उनको भी नहीं, क्रिकेट से कोई शगफ हासिल है, कोई देखा हो, कोई क्लिप देखा हो? बाबर आजम का पता है? कितने गोल होते हैं? उनको एड्स में देखती हूँ। नहीं, गोल कितने किए जाते हैं? गोल मुझे पता है, फुटबॉल या सॉकर में होते हैं। जबरदस्त। बाबर आजम एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड, जो रख ले उनका ब्रांड चल जाए। अच्छा। इंजमामुल हक, लेगेसी टाइप पर्सन। ओके, जबरदस्त। इसके अलावा हम बात करेंगे नसीम। नहीं जानती। और नसीम शाह का नहीं पता इनको यार, कैसी बात है। वो तो दुनिया के दूसरे पार भी, यानी कि हमसाया ममालिक में भी बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ फिल्मी सितारों की, अदाकारों की बात कर लेते हैं। मैं जानती हूँ। हाँ, माहिरा खान, ठीक है, शी इज गुड लुकिंग, जबरदस्त। सबा कमर, फैशनेबल। यमुना ज़ैदी, नहीं जानती, ज़बरदस्त। आपसे बात कर लेते हैं हिना रुबानी। उनको एक ट्रीटमेंट करवानी चाहिए जो मरियम नवाज ने जनीवा से करवाई थी अपने गले की। जनाब आपके पास जो है वो बड़े प्यारे प्यारे जो है वो कमेंट आ गए हैं। मियाँ साहब से मैं ये जानना चाहूँगी, मियाँ साहब आज तक का आपका कोई बहुत ही संजीदा सा, बहुत ही प्यारा सा, यानी कि संजीदगी भी हो और लड़ाई झगड़ा भी उसमें हुआ हो और बड़ा ही प्यारा सा, खूबसूरत सा ऑन फील्ड आपका जो है वो वाक़या, कोई प्यारा सा वाक़या ऑन फील्ड तो नहीं हो सकता। अब छापे वापे मारते हैं ना, लेकिन लड़ाई झगड़ा पिछले दिनों तो आपका वो इस तरह के यादगार वाक़या तो वो यादगार वाक़या था। मैं गया हूँ उसके, एक मुझे पता लगा था रैकी की है कि ये एक ताई डॉक्टर है क्वैक्स, तो गया हूँ, मुझे पता ही नहीं लगा जनाब, वो अभी मैं अंदर ही नहीं गया था जनाब, वो डंडा लेके आ गया और उसने मारना शुरू कर दिया, पता ही नहीं लगा। उन्हें पता था कि अगर कभी भी ऐसा होगा तो हमने ये टेक करनी है। तो वो एक ऐसा इंसिडेंट था, तो उसमें मुझे खुद पता ही नहीं लगा कि अभी बात ही नहीं हुई, कुछ हुआ भी नहीं, तो वो जनाब हमला हो गया। तो वरना किसी से बात करते हैं, चिट-चैट होती है। वहाँ हो गई होगी कि आ रहे हैं छापा आ रही होंगे। वकास साहब की जानिब आऊँगी, मेहमान खास करते हैं और बड़े बड़े सियासी जो लोग हैं उनके साथ और इस फिल्मी लोग उनके साथ जो है इनका प्रोग्राम होता है। आपको कोई मज़े का वाक़या? देखिए, हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो तो बड़ा लाइट्स है। हम गेस्ट के साथ जाते हैं और बातें उगलवाते हैं, फिर वो उनके साथ घूमते फिरते भी हैं। तो सच है कोई इस तरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनसे जब इंटरव्यू मैं कर रहा था तो बिफोर इंटरव्यू मैंने बड़ी PTI सपोर्टेड बातें की, और जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आप खान साहब के लिए मिलने जाते हैं तो कोई वो स्पेशल मेडिसिन भी लेके जाते हैं? तो वो बड़े हैरान हुए और थोड़ी देर के लिए हमें प्रोग्राम रोकना पड़ा, फिर उन्होंने उसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू किया। ज़बरदस्त। आमिर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, न्यूज़ रूम का कोई मज़े का वाक़या?
न्यूज़ रूम में डेली बेसिस पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, डिफरेंट सी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे होती हैं। असल में हमारा काम फ़िल्टर करना होता है ना चीज़ों का, और रिपोर्टर्स का जो बेसिक डिफरेंस है ना नेचर ऑफ जॉब, वो ये होती है, मियां नवीद साहब के पास जो डिपार्टमेंट है उसने दे हैव टू प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, हमने उसको मिनिमाइज़ करना होता है। मैं नैनो टेक्नोलॉजी वाला मामला है, हमने मैक्सिमम में से मिनिमम को स्क्वीज़ करके उसको कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन को उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ ऑडियंस तक देना, ऑडियंस तक देना। तो लेकिन कोई हमारा ऐसा काम वाकया ज़्यादातर जिसमें जिम्मेदारी का ओके होता है, हम इस तरह की चीज़ों को उस तरह से लाइटली या फ़नी के तौर पे नहीं लेते, हमने उनको कोशिश करना होता है कि उन चीज़ों को उनके असल पैराए में रहते हुए लोगों तक अच्छा, न्यूज़ रूम के अंदर बहुत से लोग बैठे होते हैं, हर बंदा जो है वो कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन कोई भी ऐसा वाकया जिसपे सब लोग जो हैं वो दिल खोल कर हंसे हों? लाफ्टर्स का टाइम बहुत कम होता है न्यूज़ रूम में, ये बात मैं आपको यहाँ पे आमिर साहब की इजाज़त से आपको, मैं लाहौर के एक लोकल चैनल में उस वक्त न्यूज़ रूम में था, तो मेरे पास कुछ टिकट्स आए, मैंने उसका रनडाउन, जिसको आप तो समझती हैं रनडाउन करना था, तो टिकट्स में था कि एक निजी कंपनी का एक तैयारा है, तो उसकी तहकीकाती रिपोर्ट आ गई है, और वो रिपोर्टर ने लिखा था कि वो तैयारा एक खौफनाक हादसे का शिकार हुआ था। तो मैंने फ़ौरन वो ज़हन में एक स्टोरी बना ली कि वो तैयारे के जो 260 मुसाफिर थे वो सब मर गए हैं और अब उसकी रिपोर्ट आई है। मैंने 12 का जब बुलेटिन शुरू हुआ तो मैंने उसका जो रीडर बनाया वो ये था कि उस एयरलाइन के तैयारे के 260 मुसाफिरों की मौत का जिम्मेदार कौन, रिपोर्ट सामने आ गई, और उस हादसे में एक भी मुसाफिर नहीं मरा था। तो जैसे ही वो खबर ऑन एयर हुई तो वो एयरलाइन वालों का फोन आ गया, उन्होंने कहा जी कि हमारा तो बंदा ही कोई नहीं मरा, तुझे ਤੁਹਾਡਾ कारोबार ही तबाह कर देता है। तो वो फिर मैंने कहा जी कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक, देखें आपने कभी सुना है कि तैयारा हादसा हुआ और कोई बच गया हो, तो उसमें कैसे मैं कह सकता हूँ वो कह रहा खौफनाक हादसा। बहरहाल फिर वो अंसार नकवी साहब थे, डायरेक्टर न्यूज़, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने बुलाया तो उन्होंने सारी चीज़ करके उन्होंने फिर मुझे एक लेसन दिया, आमिर नफीस साहब की तरह वो भी हमारे साथीज़ा में, उन्होंने एक लेसन दिया कि कभी भी एजम्पशन नहीं करनी। अगर कोई बंदा 100 मंजिला इमारत से नीचे गिरता है तो आपने कहना नीचे गिर गया, ये नहीं कहना मर गया, जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो। तो उसके बाद तो फिर बड़ी एहतियात हुई और वो फिर एयरलाइन वालों ने नोटिस छोटे भी भेजा, वो फिर चलता रहा। लेकिन वो एक ये वाकया जो है ना मुझे हमेशा एक याद आता है। और यहाँ मैं एडअप करूँगा गुरारी साहब की शख्सियत पे उस वाक़े के बाद जो निखार था उसकी झलक हमने पिछले कुछ 7-8 साल में महसूस की है। टीवी का बुनियादी जो प्रिंसिपल है ना, सी इट से इट, इफ़ यू कांट सी इट यू कांट से इट, जो आप दिखा नहीं सकते वो आप बता भी नहीं सकते। और जो अजम्पशंस है ना, ये तो बिल्कुल ही इनको तो रूल आउट कर दे, ख़त्म कर दे। अजम्पशंस की बेस पे तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये बात उन लोगों के भी लिए जो कहते हैं कि जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं वो अपने से कुछ बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो जनाब हमें पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। जो हमें खबर हमारे पास आती है हमने उसके अकॉर्डिंग बोलना होता है, उससे हटकर हम बोल नहीं सकते। डॉक्टर साहिबा आप रह गई हैं ये सवाल पूछने वाली कि आपके क्लिनिक के अंदर कोई ऐसा वाकया हो बड़ा दिलचस्प। डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछे कि क्या कभी इनके क्लिनिक पे ऐसा पेशेंट आया जिसको देख के इन्होंने ये कहा कि यू डू नॉट नीड ट्रीटमेंट? हाँ, रोजाना कहती हूँ, मरीज फोर्स करते हैं। एक ना बड़ी ऑब्सेशन है आईवी वाइटनिंग इंजेक्शंस को लेके, तो अक्सर पेशेंट आते हैं आके कहते हैं हमने लगवाना है, और 99% ऑफ पेशेंट्स को मैं कहती हूँ डोंट नीड इट। और फिर भी पेशेंट कराते हैं। कुछ बच्चियां जो लिप फिलर कराने आती हैं उनको भी मैं समझाती हूँ डोंट नीड इट, वो कहती हैं हमने कराना है। ये सोशल मीडिया का दौर है सर, मरीजों को मेरे से ज़्यादा पता है उन्हें क्या चाहिए, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, मगर कुछ लोग निखर भी ज़्यादा जाते हैं। सोशल मीडिया जो है वो इंसान को ना बहुत ज़्यादा तेज़ लेकर चलता है। बहुत ज़्यादा। सर वाकया सुनाएं, कोई बड़ा दिलचस्प सा वाकया हो। दिलचस्प सा वाकया। छापा मारते हैं इनकी क्लिनिक पर। हाँ, छापा मारे फिर पता चलेगा। ये कोई वाकया सुनाएंगे। वाकया तो रोजाना ही कोई ना कोई फनी हुआ रहता है, पता कोई नहीं चलता। तो सबसे ज्यादा हो कि आप अपने किसी प्रोग्राम में भी अपनी फैमिली में भी उसको डिस्कस करती हो? अभी तो कोई जहन में नहीं आ रहा, बस वाकया रोजाना होता रहता है। उनमें से कोई ना कोई एक वाकया वो जरूर होता है कि लेडीज फेस पे वाइटनिंग क्रीम बहुत ज़्यादा लगा लेती हैं और आके मानती नहीं है, या ज़्यादातर लेडीज अपने हस्बैंड से लड़ पड़ती हैं कि ट्रीटमेंट करा के दो। अच्छा, हमारे इस ईद शो के तवसत से हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो स्किन के ऊपर जो है, जिनको नहीं पता, जिनको इतना भी नहीं पता कि जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो होते हैं, या इस तरह की क्रीम्स हैं या आईवी लाइन, बहुत से हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों को इतना इल्म ही नहीं है, ठीक है, उनके लिए इब्तदाई तौर पर अगर उनकी स्किन के ऊपर स्कार्स पड़ गए हैं या उनको जो है वो दाने बन गए हैं तो वो कैसे जो है वो करते हैं?
ये वाइंड अप मैसेज के तौर पे वाइंड अप मैसेज सबसे पहले ये, प्लीज़ आप ऑब्सेस्ड ना हो कि आपने कुछ करना ही है अपने लिए, आप नेचुरली भी ठीक हैं। सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि प्रिवेंशन ज़रूरी है। आप सन ब्लॉक लगाना शुरू करें, आपकी एक्नी, आपके रिंकल, आपके ओपन पोर्स, आपकी पिगमेंटेशन सारी वैसे बनेगी नहीं, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं पता आप सन ब्लॉक लेके लगाएं। सन ब्लॉक कौन सा? मेडिकेटेड सन ब्लॉक सिर्फ, ठीक है। मैंने अपना भी लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा मल्टीपल है मार्केट में, मगर मेडिकेटेड, ये जो वाइटनिंग क्रीम्स वालों के ब्रांड ने बना लिया ना, समझ गई होंगी, वो नहीं लगाने, उनसे स्किन तबाह हो जाती है। उसके अलावा ये कि आप कोशिश करें किसी डॉक्टर के पास जाएं और पूछें मैंने स्किन पे क्या करना है। खुद ब खुद अपनी कज़न, अपनी सहेली का किया हुआ तजुर्बा अपने ऊपर अप्लाई ना करें। तीसरा ये, वट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया इज़ नॉट ट्रू। वो सच नहीं है। जितनी भी एड्स चल रही होती है कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। प्लीज अपने डॉक्टर से अपने फेस पे कुछ इमेजिन करवाएं, लोगों के फेस को अपने फेस पे इमेजिन ना करें, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा पेनफुल है इकोनॉमिकली और मेंटली। कि मैं सुबह उठ के देखना शुरू कर दूं किसी हीरोइन को जिसने 12 लाख लगा के अपना नाक ठीक करवाया और मैं सोचूं कि यार ये देखा है ना भी नेचुरली क्या हसीन है। ऐसा नहीं होता, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। आप अपने बजट में रह के उस डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का, आप तशरीफ लाई और आपने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया। मियां साहब, आपसे गाना सुने बगैर तो हम जा नहीं सकते। जाते जाते हमारी ऑडियंस को कोई पैगाम भी दें और गाना भी सुनाएं। बस पैगाम ये है जी कि एक दूसरे से मोहब्बत करें और खुश रहें, तो यही मेरा मैसेज है। गाना मुझे आता नहीं, गाने की एक लाइन तो सुनानी पड़ेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ईद शो हो और ब्यूरो चीफ, लाहौर रंग, नियो न्यूज़, गाना ना सुनाएं। कभी कभी तो मौका मिलता है आपसे इस तरह की बातें बिल्कुल ऐसा ही है, 100% आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन गाना अब याद नहीं है। कोई ऐसी लाइन, कोई याद ही नहीं है, बिल्कुल याद। वकास कौरी साहब से फिर गाना सुनो। वकास साहब, जाते जाते मैसेज भी दें हमारी ऑडियंस को और गाना भी सुनाएं। देखिए, गाना एक बड़े बाकू से आए आप बाकू से मैं कोई म्यूजिक सीख के तो नहीं आया, लेकिन पैगाम मैं ज़रूर देता हूँ आपके कहने पे। पैगाम यही है जो मियाँ साहब ने, मेरा ख्याल है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए और रिश्तों में मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुनाफकत जो है वो रिश्तों का जो असल उसकी प्योरिटी है वो ख़त्म कर देती है। बहुत अच्छी बात है। गाना इन्होंने भी नहीं सुनाया, ईदी भी नहीं दी, आप सुनाए ना गाना। मुझे तो गाना आता नहीं है ना, मुझे तो गाना ही नहीं आता। आमिर साहब, आप बताइए, जाते जाते हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दें और कोई पंजाबी का खूबसूरत सा शेर सुना दें। शेर व शायरी से पढ़ने की हद तक शगफ़ है, पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इस मौके पे, ईद की इस मौके की मुनासिबत से पैगाम सिर्फ यही दूंगा कि आज अपनी फैमिली के साथ लाहौर रंग के प्लेटफॉर्म से, नई बात मीडिया नेटवर्क की वसातत से तमाम ऑडियंस को यही पैगाम दूंगा कि ईद कुर्बान, बड़ी ईद, बड़े एहसास का जज्बे के फैलाव का नाम है। मुस्तकीन को अपनी खुशियों में शामिल करें, खुशियाँ बांटें, मियाँ नवीस साहब वाली बात, और जितना भी हो सकता है अपने अंदर से, गौरी साहब की बात को सेकंड करूंगा, मुनाफकत को मिनिमाइज करें, मुनाफकत को जो है वो माइनस करने। तो आप गाना सुना के तो फिर वाइंड अप करें। मैं गाना सुना के, जनाब नाज़रीन, मुझे तो गाना आता नहीं है। जिस तरह हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने गाने से जो है वो अपने आप को किक आउट किया, मैं भी करती हूँ। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ईद कुर्बान एसआर के रंग का इख्तिताम हुआ जाता है। दोबारा फिर मुलाकात होगी अगली ईद पर, और ईद की ये खुशियाँ लाहौर रंग के तवस्सुत से, लाहौर रंग की इस पूरी टीम की जानिब से हमारे तमाम गेस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो कि ईद वाले दिन हमारे पास आए, तशरीफ़ लाए। आप सबका भी शुक्रिया और आप देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपको एक बार फिर से ईद मुबारक।